हेलो, नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी विषय, मैं डी एल रावत। आज प्रयोजनमूलक हिंदी में हम शब्दावली, विश्वकोश, थिसोरस, परिचय और उपयोग, इस विषय में हमने प्रथम 2 चरणों में शब्दकोश क्या है, उसका परिचय क्या होता है, वो किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या उसकी आवश्यकता है, उसकी चर्चा की थी। फिर दूसरे चरण में हमने शब्दकोशों के जो नाना मतलब विविध जो रूप है उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने ज्ञानकोश उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम तीसरे चरण में ज्ञानकोश के जो विविध प्रकार है उसकी चर्चा आज करेंगे। जैसे कि ज्ञानकोशों के भी इतने अधिक प्रकार के और पद्धतियाँ हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर हम नहीं कर सकते, लेकिन चरित्र कोश, कथा कोश, इतिहास कोश, ऐतिहासिक काल कोश, जीवन चरित्र कोश, पुराख्यान कोश, पौराणिक ख्यात पुरुष कोश आदि प्रकार के जो विविध नाम रूपात्मक जो ज्ञान कोश है उसकी चर्चा और उसकी विधाओं के बारे में बहुत सी चर्चाएं और विकास और प्रचलन आज होने लगा है कि हर एक व्यक्ति जो अपने विषय का पारंगत है वो जीवन से संबंधित किसी काल ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, इतिहास को लेकर, कथा को लेकर, कोई चरित्र को लेकर, कोई पौराणिक पात्र हों, ऐसे व्यक्तियों के बारे में वहाँ के कुछ जो शब्द होते जो वहीं तक सीमित होता है, उन सारे शब्दों को ज्ञान कोशों के अंदर समाविष्ट करके इसका भी प्रचलन होने लगा है, जिससे वो हमारे प्राचीन या सांस्कृतिक जो विरासत है उससे भी हम समाज के सामने या दुनिया के सामने रखें, ये उनका उद्देश्य होता है। और साथ में जो भूतकाल में कुछ ऐसे शब्द जो आज मृत प्राय हो गए, जिसको हम शायद अभ्यास के दौरान ही समझ पाते, इन सारे शब्दों को दोबारा उजागर करने का भी प्रयत्न हो सकता है। यहाँ प्रसंगगत ज्ञान कोशों का संकेतात्मक नाम निर्देश मात्र कर दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं और ज्ञान कोश से संबंध जो प्रकृत विषय है उसकी चर्चा पर, मतलब हम यहाँ पर ये जो ज्ञान के विविध प्रकार हैं, ये पौराणिक, जीवन चरित्र, इनके बारे में न चर्चा करके आज हम विश्वकोश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विश्वकोश अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज या डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज ये नामों से आज प्रचलित होने लगे और अलग अलग रूपों में, कभी कभी तो पॉकेट डिक्शनरी भी हमें मिल जाती है, जिसमें 1, 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं की भी ग्रंथ या विश्वकोश या डिक्शनरी हमें मिल जाती है। यहाँ तक कि अब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री आदि प्रकार के भी विश्वकोशों का बहुत बड़ा प्रचलन होने भी लगा है और साथ में उसका प्रकाशित भी होने लगा है, जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के शब्दों का विस्तृत व्याख्या, परिभाषा आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित की जा रही है। जैसे कि हमें पहले भी चर्चा की थी कि ये जो विश्वकोश है जिसमें खासकर जहाँ पर विशेष रिलीजन या एथिक्स, धर्म या कोई धर्म या विशेष जाति के विषय में होता है, वहाँ के कुछ जो शब्द होते हैं वो वहीं तक सीमित होता है। लेकिन जब उसे विश्वकोश या शब्दकोश के भीतर जब उसको रखा जाता है तो उस विशेष क्षेत्र के जो कुछ शब्द होते हैं उसकी विशेष व्याख्या कि वो शब्द वहीं तक सीमित होता है, इसलिए उसे समझाने की कभी कभी उसकी व्याख्या भी करनी होती है, परिभाषित भी करना होता है, या कभी कभी उसका संदर्भ भी देकर ये रखी जाती है विश्वकोश के अंतर्गत। लेकिन उनका जो मूल मकसद होता है वो अपने उस टिपिकल समाज या जो वहाँ के अपने जो प्रांतीय शब्द या जो होते अर्थ, उसका वैश्विक तौर पर इसका प्रचलन चले, यही उनका एक कारण या आप मान लीजिए उनका एक रवैया होता है, एक आधार होता है, उद्देश्य होता है। अंग्रेजी भाषा में भी इस प्रकार के अनेक सामान्य और विशेष विश्वकोश आजकल उपलब्ध है। हिंदी में भी अंग्रेजी के तर्ज पर अनेक रूपों एवं आकारों के विश्वकोशों का प्रचलन होने लगा है और इससे हम इतिहास कोश, चरित्र कोश, कथा कोश, पुराणाख्यान कोश आदि अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत हम संकलित कर सकते या मान भी सकते हैं। जनसंचार माध्यमों के तीव्र विकास ने यहाँ कोशों के प्रचलित रूप में बुनियादी परिवर्तन तक कर दिया है और वहीं इन क्षेत्रों में प्रयुक्त नई शब्दावली को जो केंद्रित करके नई विश्वकोश के बारे में उसको प्रकाशित किए गए। जैसे कि अशोक गुप्त द्वारा जो हिंदी पत्रकारिता संदर्भ कोश डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर सुधींद्र कुमार के संयुक्त संपादन में संकलित पत्रकारिता का संदर्भ कोश, विष्णु पंकज द्वारा संपादित साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू कोश,
प्रताप नारायण टंडन का बृहद हिंदी पत्रकारिता कोश, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर रमेश जैन द्वारा संपादित एवं नेशनल पब्लिक हाउस द्वारा प्रकाशित जनसंचारण विश्वकोश, ऐसा ये कोश है जिन्हें हिंदी का पहला जनसंचारण कोश माना जाता है, जिसका पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित किया गया था। इसमें जनसंचारण क्षेत्र से जुड़ी हुई विविध विधाओं के पारिभाषिक शब्दों का शोधपूर्ण तथा तथ्यात्मक, शोधपूर्ण का मतलब इसके ऊपर रिसर्च करके और फिर उसके तथ्य प्रमाण प्रदर्शित करने के बाद भी इसको रखा गया था। और इसमें अलग अलग प्रकार से नाम लिए गए, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, इंसाइक्लोपीडिया एंटार्क्टा एवं इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन आदि ऐसे ही बहुचर्चित विश्वकोश हमारे सामने आए हैं। और इसमें विशेष लोकप्रियता और खासकर जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो उपयोगी बातें होती है, वही इसमें लिखी गई है, जिसमें डॉक्टर नगेंद्रनाथ बसु ने कई वर्षों तक उनके अथक प्रयासों से 25 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश का निर्माण एवं प्रकाशन हुआ है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय आदि विद्वानों के संयुक्त परिश्रम से लगभग 12 खंडों में विभाजित ये अन्य विश्वकोश का भी प्रकाशन हुआ है। अब हमारे मन में प्रश्न उठता होगा कि शब्दकोश और विश्वकोश में अंतर क्या है। तो देखा जाए तो सामान्य शब्दकोश के केंद्र में शब्द होते, किंतु विश्वकोश के केंद्र में विषय का पूर्ण विवेचन निहित होता है। मतलब कि शब्दकोश में केवल शब्द का अर्थ होता है, जबकि विश्वकोश के अंतर्गत उस विषय का जो पूर्ण विवेचन होता है, उसको गहराई में जाकर समझना, ये दोनों में फ़र्क होता है। यही कारण है कि विश्वकोश संसार में लगभग सभी भाषाओं में या सभी विषयों में लिखी जो लेख होते हैं, उसमें ऐतिहासिक विवरण भी होते हैं, प्रयोग, गुण, दोष, ये आदि का विशद विवरण भी किया जाता है। और इसके अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए कुछ दृष्टांत, उदाहरण या पृष्ठभूमि, उसके बारे में चित्रादि आदि जो भी प्रस्तुत होते हैं, उनको भी रख कर, क्योंकि विश्वकोश का मतलब होता है कि उन शब्दों के साथ उसके पीछे की जो घटना होती है, उससे भी विवेचन के माध्यम से उनके गुण दोषों को समझा कर बताना होता है, विशद या विस्तार पूर्वक बताना होता है। तो इसलिए कई बार इससे जुड़े हुए जो दृष्टांत होते हैं, उदाहरण होते हैं या चित्र आदि भी रखने पड़ते हैं, ताकि विषय को पूर्णतः स्पष्ट किया जाना, ये उनका मकसद होता है। और इस प्रकार विश्वकोश में किसी विषय, वस्तु आदि की प्रकृति, निर्माण प्रकृति, प्रयोग, विधि, शक्ति, स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, जबकि विश्वकोश में शब्दों के उच्चारण, वर्तनी, व्युत्पत्ति, विवरणात्मक, व्याकरणिक रूप एवं वर्ण परिवर्तन, रूप भेद, अर्थ, व्याख्या, पर्याय, प्रयोग आदि को स्पष्ट किया जाता है। ये दोनों में फर्क होता है। अब दोनों का परिचय और उपयोग, शब्दों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, जैसे हिज्जे, अर्थ, उच्चारण, उत्पत्ति आदि के लिए प्रधान सूत्र और साधन शब्दकोश होते हैं, जबकि विश्वकोश से शब्दकोश इस अर्थ में भिन्न होता है कि विश्वकोश में किसी वस्तु के विषय में जानकारी दी होती है। आधुनिक बृहद शब्दकोशों की यह भी विशेषता मानी जाती है कि वे शब्द के बारे में तो केवल सूचित ही करते हैं, अक्सर विश्वकोशों के समान संबंधित जो वस्तु होती है उसके विषय में भी वे लोग बता दें। ये दोनों में इतना फ़र्क होता है कि शब्दकोश केवल शब्दों की जानकारी देता है, जबकि विश्वकोश उससे संबंधित जितनी भी विस्तार पूर्वक की जानकारी होती है वो उसमें दी जाती है। और इस प्रकार एक अच्छा शब्दकोश दो प्रकार के संदर्भ ग्रंथों यानी विश्वकोश या शब्दकोश, ये दोनों का काम करता है। विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंत काल तक शब्दकोश एकमात्र ऐसा ग्रंथ होता है जो कभी भी अनुपयोगी नहीं होता। मतलब कि हम जहाँ कहीं भी जिस रूप में भी हो, मैं तो विद्यार्थी के रूप में हो, एक शिक्षक के रूप में, या जहाँ कहीं भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है एक ज्ञाता के रूप में, तो ये काम आता है। इसलिए अब प्राचीन या पाश्चात्य देशों में शब्दकोशों के विश्वकोश रूप में तरह तरह के विशिष्ट और चित्र आदि देकर भी उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके नाम से विश्वकोश या विश्वकोश संबंधी शब्द ऐसे जैसे इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी जोड़े जाने लगे। और यही कारण है कि विदेशों में प्रकाशित शब्दकोश के अर्थ जानने के अलावा अन्य प्रकार की सूचनाओं के लिए भी अब उपयोग में आने लगे। और जिन शब्दकोशों में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने और उनकी प्राचीनता का प्रमाण देने के लिए उदाहरण या दृष्टांत देता है, और उनका उपयोग किसी भी उदाहरण का सूत्र यदि मालूम होता है तो
कभी कभी प्राचीन प्रमाण भी देने होते हैं और ये सूत्र मालूम करने के लिए भी कभी कभी इनका उद्धरणों का प्रयोग होता है। कुछ शब्दकोशों में प्रसिद्ध विद्वानों, लेखक व राजनीतिज्ञ आदि के उद्धरण भी शब्दों के साथ दिए जाते हैं और इस प्रकार किसी स्वतंत्र उद्धरण कोश में अभाव की स्थिति में इस प्रकार के शब्दकोश बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। मगर शब्दकोश तैयार करने और उसके मुद्रण में प्रकाशक और लेखक से जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है वो भारत में प्रकाशित किसी भी भाषा के शब्दकोश में शायद ही देखने को मिलता है। कभी कभी प्रकाशक योग्य व्यक्तियों को थोड़ा सा परिश्रम देकर शब्दकोश तैयार करा लेता है। देखो यहाँ पर एक उसकी मर्यादा भी होती है। कभी कभी खास करके भारत में जब भी वो शब्दकोश तैयार किया जाता है तो उसकी बिल्कुल अगर गहराई में जाकर कभी कभी अगर वो जानकारी नहीं प्राप्त करता और वैसे कि वह शब्दकोश पे अगर उस शब्द को रख सकता है तो कभी कभी कठिनाइयाँ भी हो सकती है, उसको समझने में तकलीफ भी आ सकती है। लेकिन कभी कभी प्रकाशक योग्य व्यक्तियों का थोड़ा सा पारिश्रम, मतलब कभी कभी जो प्रकाशक होते हैं वो ये जो शब्दकोश बनाने वाले हैं उनका थोड़ा बहुत ही सहयोग लेकर ये शब्दकोश तैयार करा दिया जाता है, जिसमें परिश्रम कम होता है या उसका परीक्षण जो करना चाहिए वो भी शायद कम होता है और इसीलिए कभी कभी दिक्कत का भी प्रश्न पैदा हो सकता है। ये भी देखा गया है कि प्रकाशक नए संस्करण के नाम से पुराना संस्करण बिना किसी संशोधन, ये खासकर हमारे भारत में कि जो अब नए नए प्रकाशक, क्योंकि अब ये जो ज़माना है वो कंपटीशन का, स्पर्धा का ज़माना है, इसलिए कभी कभी होता है कि शब्दों को कुछ हेर फेर करके केवल साल या ये प्रकाशक अपने नाम बदल कर और पन्ने ज़्यादा कम ज़्यादा करके उसमें नए नए कुछ चित्र जोड़कर कुछ नई बातें लिख कर भी रख देता है। ज़्यादातर शब्दकोश का जो मतलब होता है उसमें नई नई बातें लिखना कभी कभी ये कमाई की वजह से या एक स्वार्थ भी कभी कभी ये बहुत बड़ा हो भी जाता है कि पुराने संस्करणों को ही ये विशेष संशोधन के बिना भी ये नए रूप में या साल बदल कर कभी कभी नए संस्करण के रूप में प्रकाशित कर देते हैं और कभी कभी ये भाषा के लिए हानिकारक भी सिद्ध होता है। किसी भी शब्दकोश की उपयोगिता का लिए सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि इसमें प्रयुक्त भाषा जो होती है उसको परखा जाना चाहिए जो शब्दकोश में प्रकाशित हुआ है और जिसका उद्देश्य किसी एक काल या युग के शब्दों के अर्थ का देना होता है। इसलिए वर्तमान काल की भाषा के शब्दों के लिए मध्यकालीन या वैदिक काल की भाषा का कोश उपयोगी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये मर्यादा होती है कि आप जिस युग के बारे में आप चर्चा करते हो उन शब्दों को ही आप इस रूप में डिक्शनरी के रूप में या ज्ञान कोश के रूप में, शब्दकोश के रूप में रख सकते हो। और इसी प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में अगर वो प्राचीन ऐतिहासिक शब्दों के अर्थ में जानने के लिए अगर उसका अनुसंधान करता है, उसका सहयोग लेता है, तो भी शब्दकोश देखिए तो ये भूल होगी कि उसमें अपेक्षित सूची नहीं मिल सकती, क्योंकि आप जिस भाषा जिस काल क्रम के दौरान आप उसके अर्थ को समझना चाहते, अगर उस अर्थ को उस काल तक अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कभी कभी शब्दकोश गलत हो सकता है, या उसके बारे में आप जिस कारण से आप उस सूचना के लिए आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए शब्द प्रयोग करना चाहते हो या शब्दकोश का प्रयोग करते हो, कभी कभी ये बातें आपके लिए अनावश्यक हो जाती, आपके लिए अपेक्षित सूचनाएं कम भी हो जाती या नहीं मिलती, ऐसा भी हो सकता है। कुछ प्रकाशक अपने शब्दकोश के प्रचार के लिए कुछ शब्द संख्या की घोषणा भी करते हैं, पर यह बहुत बड़ा भ्रामक है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि शब्दों की संख्या किस प्रकार आकी गई है। घोषित या प्रचारित जो शब्द होते हैं वो संख्या में केवल शब्दों में शामिल किया जाता है या मुख्य शब्दों के अन्य रूपों, जिसको हम समानार्थी शब्द कहिए। मसलन एक आदर्श शब्दकोश में पीछ, पिछलगा, पीछल लगी, या मतलब देखो जितने भी शब्द हैं वो गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आप पीछे केवल दृष्टांत है तो ऐसा लिख कर आप उन शब्दों को संख्या में शामिल करके आप संख्या बल बना सकते हैं। लेकिन ये संख्या ज़्यादा करके जो प्रकाशक जो इस प्रकार से भ्रामकता खड़ी कर सकता है और इससे शब्दों में अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन ये शब्दों की संख्या बढ़ाकर एक भ्रामात्मक संख्या के ये शब्दों के इतने सारे अर्थ है ये बताकर कभी कभी भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए ये एक मर्यादा भी है और एक दुखद बात भी है कि प्रकाशक ये अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं। खैर जाने दीजिए। शब्दों के संबंध में ये भी देखना चाहिए कि कोश में किस प्रकार के लिए शब्द दिए गए, उसमें बोली और उपभाषा के शब्दों के साथ भी प्रचलित वैज्ञानिक शब्द जो भी होता है उसको भी शामिल किया है या नहीं किया है, इन सारी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में शब्द का जो इतिहास
दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। साथ में समय समय पर उस शब्द में जो परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन के साथ साथ उनमें जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसकी परिभाषा, उसका उल्लेख सही है, उपयुक्त है। यदि कोई कठिन शब्द है तो उसको उदाहरण के द्वारा दिए गए हैं, नहीं दिए गए शब्द के साथ दूसरा जो परिचय है तो उसको उच्च स्तरीय बोलचाल संबंधी स्टैंडर्ड भाषा हम जिसको कहते हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए। साथ में शब्द के पर्यायवाची, विलोम, ये शब्द दिए हैं, नहीं दिए, ये सारी बातों को यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। यूरोपीय भाषाओं के अच्छे शब्दकोशों में आमतौर पर शब्दों की परिभाषा या समानार्थी शब्दों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचना भी दी जाती है। और इस प्रकार से बड़े बड़े शब्दकोशों में कुछ सूचनाएं विश्वकोश की शैली में आती है और कुछ शब्दकोशों में उद्धरण भी खूब रखे जाते हैं। इनका उपयोग विदेशी उद्धरण कोश के पूरक के रूप में किया जा सकता है और कुछ शब्दकोशों में अप्रचलित शब्द और स्थानीय प्रयोगों में आने वाले शब्द जो अलग से होते हैं और इसलिए स्थानिक इतिहास, आचार विचार, लोक व्यवहार आदि की थोड़ी बहुत जानकारी के लिए भी ये उपयोगी होते हैं। अब हिंदी का जो विश्वकोश है, जो अंतिम हमारा मुद्दा है, जो इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया जो हिंदी में भी उपलब्ध होता है, ये आज की शायद बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आज हिंदी पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। दुनिया भर के लगभग तमाम भाषाओं के शब्द हैं, उसके अर्थ आपको हिंदी में कुछ ही समय में मिल जाते हैं। इसलिए हिंदी में उसकी विशेषता, उसका विस्तार, उसकी उपयोगिता को देखकर आज इंटरनेट पर हिंदी विश्वकोश का प्रचलन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। और ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक जो नागरिक प्रचारणी सभा है उसने ये तैयार किया था। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसके इंटरनेट पर स्थापित भी किया है। और यदि आप कोई शब्द, कार्य, शब्द तब अगर आप तलाश रहे हैं तो आपको हिंदी कोश में आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इसका उद्देश्य भारत के संबंध में हिंदी को एक समग्र ज्ञान कोश के रूप में उपलब्ध करवाना या हिंदी का प्रचलन बढ़ावा देना, यही होता है। इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया में उपलब्ध होता है और ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्था उसने तैयार किया है। और इसलिए इन सारी बातों में हम विश्व के साथ साथ हिंदी में भी नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी विश्वकोश बनाकर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आज इंटरनेट के ज़माने में हिंदी दूसरी भाषाओं के बिल्कुल समकक्ष रहे, ये उद्देश्य के साथ साथ अब हिंदी में भी ये काम होने लगा। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। तो आज हमने ये तीसरे चरण में हमने ये शब्दावली के बारे में चर्चा की और यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं हम इन शब्दों में से जो पहले 3 है, 1-2 वाक्य वो तीनों लिखेंगे और नीचे जो है 4-5 वाक्य में वो मतलब कि पहले और दूसरे में जो तीनों प्रश्न हैं तो हम पूरे वाक्य में सोच समझ कर लिखेंगे। धन्यवाद।